बता दीजिए जी तो फटाफट, कहाँ थे आप? थोड़ा सा सेटअप भी करना है। सर आपने पॉइंट्स टू रिमेम्बर लिखवाया था लास्ट। ओके कूल। चलिए, लेट्स स्टार्ट विद लिमिट्स। तो लिमिट्स में हमने सबसे पहला मेथड डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन सीख लिया कि लिमिट्स को अगर हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले तो आप लिमिट्स को पुट करिए। बहुत बार आपको एलएचएल और आरएचएल की भी जरूरत पड़ सकती है लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए, अगर पीस वाइज फंक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, या फिर आप लिमिट्स को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। आप पुट करेंगे सॉल्व हो जाएगा। नाउ लेट्स सॉल्व सम लिमिट्स। हाँ जी ऋषि, क्या बोल रहे हो? सर मैं कह रहा था मेथड 2 से शुरू करना। तेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही। तो वो बोल रहा है कि मेथड 2 से शुरू करते हैं। मेथड 2 से ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। अभी हमें लॉपिटल रूल पढ़ना है आज, तो लिख लीजिए इवैल्यूएशन ऑफ जीरो बाय जीरो लिमिट्स, क्योंकि मोस्टली फ्रीक्वेंटली अकर्ड यही होगी जीरो बाय जीरो। आपको शायद बताया होगा। क्या बोल रहे हो ऋषिक? मेरी आवाज आ रही है? तेरी आवाज बहुत कट रही है, समझ नहीं आ रहा मेरे को। तो ये हमारा सेकंड मेथड सॉल्व करने का। बाय द वे, तो मेरे को अपनी क्वेरी भेज सकता है चैट से। तो ये हमारा सेकंड मेथड जो हम लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए यूज कर रहे होंगे, बट इन जनरल जीरो बाय जीरो की लिमिट सॉल्व करने के लिए, मतलब जीरो बाय जीरो पे तो ये 100% सक्सेसफुल है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। कि आप अगर जीरो बाय जीरो की किसी भी लिमिट पे लॉपिटल रूल लगाएंगे तो वो सॉल्व हो जाएगा लॉपिटल से। हाँ सर, अब आ रही है मेरी आवाज? बिल्कुल अब आ रही है। हाँ सर, मैं कह रहा था सर ये फर्स्ट मेथड पे ही है हम या सेकंड शुरू हो गया? सेकंड मेथड स्टार्ट कर चुके हैं। नाउ दिस इज लॉपिटल रूल। सब्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा होगा। सर आपने जो लास्ट पॉइंट्स टू रिमेम्बर बताया था उसके बाद ये ना? हाँ बिल्कुल, उसके बाद ये उस पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड को यूज करेंगे वो भी आगे चलते हुए। पहली चीज तो ये कि इवैल्यूएशन ऑफ जीरो बाय जीरो लिमिट्स यूजिंग लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल काफी इंपॉर्टेंट रूल है। सबसे ज्यादा आप जीरो बाय जीरो की लिमिट्स ही देख रहे होंगे। तो मोस्टली मतलब काफी क्वेश्चंस, अराउंड 70-80% क्वेश्चंस तो आपके लॉपिटल रूल से सॉल्व हो जाएंगे सारे लिमिट्स के। बस
थोड़ी दिक्कतें ना हो, जब पीस वाइज फंक्शन होता है तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होने लगती है, वहां पे लॉपिटल लगा नहीं सकते, वो भी डिस्कस करेंगे क्यों। तो इवैल्यूएशन ऑफ मतलब जनरली जितनी भी 0/0 की लिमिट्स हैं सारी की सारी आप लॉपिटल रूल से सॉल्व कर सकते हैं एक बार। सेकंड इज कि 0/0 की लिमिट से हम सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली देख भी रहे हैं, ठीक है। लगा तो इसको इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी की फॉर्म में भी सकते हैं, राइट, बट वहां पे किस तरीके से यूज करेंगे वो देखते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ 0/0 लिमिट्स यूजिंग लॉपिटल रूल। तो लॉपिटल रूल हमें क्या कहता है, इसमें हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत होगी, बट उससे पहले लॉपिटल रूल कहता है कुछ 3-4 स्टेटमेंट है इन दो फंक्शंस के बारे में जो कि मोस्टली कैलकुलस से रिलेटेड है, तो अभी आप इसमें से बहुत ज्यादा बातें समझ नहीं पाएंगे कि क्या कह रहा है। सो इफ fx and gx आर टू फंक्शंस ऑफ x, आप लिखना शुरू कर सकते हैं। इफ fx and gx आर टू फंक्शंस ऑफ x such that, तो पहले रूल लिख लेते हैं तो चेक करेगा। If fx and gx are two functions of x such सर that, हाँ जी, सर मेरी ना वो दिक्कत हो गई उसकी, तो सर आप लिख दोगे साइमल्टेनियसली? मैं लिख दूं ये बोल रहे हैं। हाँ सर, वो If सर fx and गया तो इसलिए कंप्लीट नहीं कर पा रहा। no problem. If fx and gx are two functions of x such that, तो पहला पार्ट है आपके fx और gx हमारे पहले कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तभी हम लॉपिटल रूल लगा पाएंगे। और वो मोस्टली कंडीशंस ब्रेक कहाँ पे होंगी ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया, पीस वाइज फंक्शन से। पीस वाइज फंक्शन पे ब्रेक हो सकती है, तो आप पीस वाइज फंक्शन जब भी आए कोई, तो उस पर आप लॉपिटल रूल ना लगाएं, उस पर आप RHL और LHL वाले मेथड से ही जाके चेक करें कि इस पे लिमिट आती है, इसकी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। सो ए पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू a fx, मान लीजिए आपके पास कोई दो फंक्शंस हैं और 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो पहले मैं आपको साइड में एक बार थोड़ा सा एग्जांपल दिखा देता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 0, तो आपके पास या तो ऐसे लिखा होगा fx अपॉन gx, या फिर ऐसे लिखा होगा gx अपॉन fx, जैसे भी लिखा हो, यानी कि एक रैशनल फंक्शन है। सो मोस्टली लॉपिटल रूल रैशनल फंक्शन पे तो हमेशा ही अप्लाइड है, मतलब आप ये समझ लो। तो अगर आपके पास लिमिट x टेंड्स टू 0 कुछ रैशनल फंक्शन दिया हुआ है और उस रैशनल फंक्शन को आप सॉल्व कर रहे हैं, राइट, और रैशनल अलजेब्रिक है तो बेस्ट ही है। तो रैशनल फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं और जो आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डायरेक्टली अगर लिमिट पुट करी तो दोनों पे आ जाए 0। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए भी एक एग्जाम्पल दे देता हूं और अच्छे से। x² - 25 अपॉन x - 5, लिमिट x टेंड्स टू 5, x² - 25 अपॉन x - 5। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये fx अपॉन gx की फॉर्म में रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन दिया हुआ है। आप x को 5 रखते हैं, डायरेक्टली आपका न्यूमरेटर भी 0 हो रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 हो रहा है। सो इफ लिमिट हमारे दोनों फंक्शन पर अगर मतलब दोनों चीजों पर हम पुट करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 बन रहे हो, पहला चीज। दूसरा वो था कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होने चाहिए। तीसरा, दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल होने चाहिए उस पॉइंट पे। अब ये सब चीजें 12th में हमारे सिलेबस में, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, बट ये लिमिट से भी रिलेटेड होंगी। उन सब को ये सब हमें पता करने के लिए लिमिट से लगाना पड़ता है। सर सर ये राइट वाला बता दोगे जो आपने बताया, f/fx/gx और तो हम ये कह रहे gx/fx। हैं कि fx/gx का मतलब कि कोई रैशनल फंक्शन है कि ऊपर एक कोई फंक्शन है, एक नीचे कोई फंक्शन है, दोनों फंक्शन पर आपने x की वैल्यू रखी डायरेक्टली 0, तो दोनों 0 आ गए। तो आप वो fx अपॉन gx मान लो या gx अपॉन fx मान लो, जैसी आपकी चॉइस। बस बेसिकली मतलब इस बात से कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाने चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पे हो रहा है, ये फिर मैंने एक एग्जांपल दिया कि लिमिट x टेंड्स टू 5, x² - 25 अपॉन x - 5। तूने x को 5 रखा, न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है। और सिर्फ यही नहीं, बहुत सारे हो सकते हैं अलग अलग।
ऐसे बहुत सारे भी एग्जांपल्स हम देखेंगे, तो मैं बस एक बहुत बेसिक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस तरीके की अगर हमारी कोई भी लिमिट है, तो सर इन्हीं पे लगता है l'Hopital's रूल? l'Hopital रूल 0/0 पे लगेगा। इससे Okay. मतलब नहीं 0/0 पे लगेगा, इससे मतलब। तो बोथ आर डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू a, दोनों का डिफरेंशिएशन निकल जाना चाहिए x इज इक्वल्स टू a पे। वो कैसे निकलेगा ये भी आप आगे सीखेंगे। तो अभी आपके ये 2 पॉइंट्स जो हैं, दो क्या एक्चुअली, हाँ 2 पॉइंट्स जो हैं, ये आपके दोनों के दोनों पॉइंट्स बेस्ड है 12th। तो इसका ये मतलब होगा कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक चीज और इसको तो तीनों कंडीशंस बाद वाली अगर पूरी कर रहा हो फंक्शन, और हमारे लिए तो देखने वाली बात ये रहेगी, मैं आपको बताऊं तो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 बन रहे, और दोनों के डिफरेंशिएशन भी हमें पता हो। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मैं fx को, यानी कि अपने न्यूमरेटर को कुछ मान लेता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x। यार हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x के डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, होता है नहीं होता है ये बात अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, अब भी हमारे लिए बिल्कुल जाननी जरूरी नहीं है। अभी तो बस ये ध्यान रख सकते हैं कि पीस वाइज फंक्शन है, या तो ऐसे याद रखो या फिर ऐसे देखो कि इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला नहीं। जो फॉर्मूले हैं वो आपको बता दिए गए हैं, उन्हीं की यूज से ही हो सकती हैं चीजें। तो उससे अलग अगर कुछ है तो LHL RHL पे जाओ, या और जो आगे मेथड्स हम डिस्कस करेंगे उन पे जाओ, जैसे आप चाहो। तो होगा क्या कि अगर ये ऐसा कुछ हो रहा है 0/0 की फॉर्म बन रही है, तो हम अपने जो भी फंक्शन दिया गया होगा उसको सॉल्व करने के लिए ये यूज कर सकते हैं कि आप सिर्फ न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करो और सिर्फ डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन करो, मतलब अलग अलग, considering them as a single expression, you have to differentiate both the expressions separately, right? और जब आप सेपरेटली इसे डिफरेंशिएट करके आओगे तो उसमें x की वैल्यू आप a पुट कर सकते हो, ये भी बराबर ये इसके, कहने का मतलब ये है, राइट? अब करना कैसे है इसको समझते हैं, चलो अप्लाई कैसे करना है। एक छोटी सी बात और लिख लो बस, this तो rule- BNC नेसेसरी है, D एक स्पेसिफिक केस है ना? फिर से बोलो एक बार। सर मैं कह रहा हूँ BNC जो आपने लिखी है कंडीशंस वो नेसेसरी हैं, बट D वाली एक केस है ना पर्टिकुलर? बोथ आर कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ जो B और C पॉइंट है हाँ, वो सर नेसेसरी बी है और ना? सी पॉइंट, जो हाँ सर सब सारे चारों ही नेसेसरी, ये बस हाँ ये वाला नेसेसरी नहीं है, ए पॉइंट। नेसेसरी तो चारों ही होने चाहिए, इनके ओके बिना तो l'Hopital हम लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि l'Hopital में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और डिफरेंशिएशन के लिए तीनों चीजें होनी जरूरी हैं जो BCD लिखी हुई है। बस हाँ ये है कि पहले वाले में हमारे पास ऑल्टरनेटिव है कि आपकी ये जो लिमिट्स है ना, हो सकता है कभी 0/0 की फॉर्म बन रही हो, तो कभी ∞/∞ की फॉर्म भी बन रही हो, तब भी ये लगा सकते हो आप। लगा सकते हो, अब आंसर निकाल पा रहे हो कि नहीं वो एक अलग पॉइंट है, मोस्टली हमें नहीं लगाना पड़ेगा। हाँ सॉरी, limit x tends to a, fx is equals to infinity। आपने x की वैल्यू कुछ रखी हुई है, fx पे भी इंफिनिटी बना, यानी कि न्यूमरेटर भी आपका इंफिनिटी बना और डिनोमिनेटर भी आपका इंफिनिटी बना, तब भी आप इस रूल को लगा सकते हैं।
सर In और fact- हम जो फॉर्मूले लगाते हैं वो तो हम तब लगाते हैं ना जब x टेंड्स टू 0 होता है। नहीं, x टेंड्स टू तो किसी पे मतलब कौन से अच्छा स्टैंडर्ड फॉर्मूले। हाँ सर। हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्मूले सारे उसमें हैं। ओके, अभी हम क्या कह रहे हैं पहले एक बार अब ये समझ लो। तो सपोज मेरे को 0/0 की फॉर्म दी हुई है, मैं एक क्वेश्चन के थ्रू ही आपको समझा रहा हूँ। और तो इस क्वेश्चन का आंसर हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं और वही ज्यादा सिंपल रहेगा कि हम इसके फैक्टर्स करके कैंसिल कर दें। बट आपको अभी लॉपिटल रूल समझना है। अभी लॉपिटल रूल पे ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, मतलब काफी मजेदार कि ये आपको ना बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके दे देगा, बहुत छोटे छोटे टाइम में। देखना आपके बहुत सारे क्वेश्चन इससे सॉल्व होते चल जाएंगे ऐसे सीधे। तो लिमिट x टेंड्स टू 5 x स्क्वायर माइनस 25 अपॉन x माइनस 5 दिया हुआ मेरे को, मैंने x की वैल्यू 5 रखी, न्यूमरेटर भी 0 बना, डिनोमिनेटर भी 0 बना, तो 0/0 की फॉर्म। तो मैंने कहा कि भाई मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ऊपर वाले न्यूमरेटर को भी नीचे वाले डिनोमिनेटर को भी। करूंगा कैसे? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ बेसिकली, लिमिट x टेंड्स टू 5। अब x स्क्वायर माइनस 25 का डिफरेंशिएशन करूंगा, सिर्फ न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन लिख दूंगा, तो x स्क्वायर माइनस 25 का करूंगा तो आएगा 2x, माइनस 25 का हो जाएगा 0, माइनस 25 का हो जाएगा 0, तो 2x माइनस 0 बनेगा, कोई पॉइंट ही नहीं है, 2x ही है। x माइनस 5 का करूंगा तो आएगा 1, x का होता है 1, माइनस 5 का 0। हम डिस्कस कर चुके हैं ना डिफरेंशिएशन तो पूरा क्लास में। हाँ सर। ठीक है, तो ये वैल्यू x की वैल्यू 5 रखी, डायरेक्ट आंसर आया देखो 10। ये काम मैं तब तक करता रहूंगा। इंपॉर्टेंट बात एक और भी है कि सपोज अगर मेरा इस बार भी इंडिटरमिनेट फॉर्म मेरा रिमूव नहीं होता, जब भी मेरे पास 0/0 की इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगी, मैं हमेशा लॉपिटल रूल के बारे में सोचूंगा। और लॉपिटल रूल को तब तक लगा सकते हैं जब तक आपकी वो इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव नहीं हो जाती। मतलब अगर इस स्टेप में भी 2x/1 वाले स्टेप में भी मेरी इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं रिमूव होती, तो मैं दोबारा लगाना शुरू कर देता उसी को, फिर एक बार डिफरेंशिएट करता न्यूमरेटर को, फिर से एक बार डिफरेंशिएट करता डिनोमिनेटर को, फिर देखता क्या हटी या नहीं हटी। इनडिटरमिनेट फॉर्म से मतलब मेरा 0/0 से ही है मोस्टली। तो कभी कभार इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के क्वेश्चन पे भी आप देख सकते हैं, पर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी बन रही है तो x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू इंफिनिटी ना हो। ओके, चलिए अब लगाते हैं इसको। तो मैं इसके साथ ही जनरलाइजेशन में ये भी लिखवाना चाहता हूँ, f डबल डैश x डिवाइडेड बाय g डबल डैश x, जनरलाइजेशन। सर ये डबल डैश क्या है? डबल डैश का मतलब होता है डबल डेरिवेटिव, कि आप एक बार वो डिफरेंशिएट कर दो। जैसे कि 2x को मैं एक और बार डिफरेंशिएट कर दूं 2 हो जाएगा, तो ठीक है मतलब सर। x स्क्वायर माइनस 25 जो एक्सप्रेशन है उसका डबल डेरिवेटिव होगा 2। इसमें आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कीप डूइंग until the indeterminate form gets removed. तो सर लॉपिटल रूल यही होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम अलग डिफरेंशिएट कर देता है। बार बार डिफरेंशिएट करते जाएंगे जब तक आंसर ना मिल जाए, जब तक इंडिटरमिनेट फॉर्म ना हट जाए। अब देखो थोड़े सवाल करते हैं जो कि वैसे करना हमारे लिए थोड़ा इजी, मतलब इतना इजी नहीं होता। अच्छा, एक और बात, छोटी सी सवाल क्वेश्चन करने से पहले, कि हमने क्या आपको इनवर्स फंक्शन के डेरिवेटिव्स बताए ना? नहीं सर। नहीं ना, ठीक है, 3 फॉर्मूले और याद करने हैं फिर। क्योंकि देखो यार इनवर्स फंक्शन वैसे तो नेक्स्ट ईयर ही आएगा, हमने थोड़ा सा डिस्कस भी करा है साइन इनवर्स के केस में, शायद साइन इनवर्स क्या होता है आपको हल्का फुल्का समझा है। तो समझा है ना कुछ हल्का फुल्का इनवर्स फंक्शन के नहीं क्लास में? नहीं बचपन में सर। नहीं है किसी को? ओके, ये हटा सकता हूँ? यस सर। तो हमने इस क्वेश्चन में जैसे डायरेक्ट अप्लाई कर दिया लॉपिटल रूल, लेकिन हमने बीसीडी चेक नहीं किया हम्म कि अप्लाई हो रहा है कि नहीं। हम्म
तो सर हम चेक कैसे करते हैं वो भी सर एक बार बता दो। चेक करने जैसे के लिए दूसरे- बस अभी तो चेक करने के लिए अभी तो बस जैसे ये है कि देख, अगर कोई भी पीस वाइज फंक्शन होगा ना तो उस पर लॉपिटल लगाना शुरू नहीं कर सकते। ये मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स है, उसका हमें नहीं पता डिफरेंशिएशन क्या होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, उसका नहीं पता हमें। मॉड एक्स है, उसका नहीं पता हमें। तो जितने भी ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके फॉर्मूले नहीं लिखे, अगर वैसा कोई फंक्शन आता है तो उसमें नहीं लगाना। बट वैसे तो तो उसको सर एलएचएल आरएचएल, नॉर्मल कैसे करेंगे? उसे फिर एलएचएल आरएचएल या फिर और जो मेथड्स डिस्कस करेंगे उनसे करो। ओके। मोस्टली तो एलएचएल आरएचएल ही लगेगा उसमें। चलिए जी, मैं आपको इनवर्स फंक्शन का थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। इनवर्स रिलेशन था ना जैसे, तो मान लो हमारा 1,3 बिलोंग करता है आर को, तो इनवर्स रिलेशन को बिलोंग करेगा 3,1। आपको वहां पे एक बात भी बताई गई थी कि डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाते हैं, बेसिकली इनपुट आउटपुट एक्सचेंज हो जाते हैं आपस में ना। तो होता क्या है, इस चीज को इनवर्स बोलते हैं। तो इनवर्स का फिनोमिना यही है। तो मान लो साइन इनवर्स एक्स लिखा हुआ है आपके सामने कोई, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू साइन एक्स होता है। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स में अगर साइन को मैं इस तरफ लेके आना चाहूँ, साइन इनवर्स y इज इक्वल्स टू x, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। अब इस बात का मतलब समझो, जैसे वहां पे क्या था कि साइन के अंदर आप कोई एंगल पुट करेंगे, कोई आंसर आएगा नंबर। इसका मतलब ये है साइन इनवर्स y का कि आप कोई नंबर पुट करेंगे और आंसर जो भी आएगा वो एंगल आएगा। फॉर एग्जाम्पल साइन इनवर्स 0 या साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1, ये साइन इनवर्स 1 ये जानना चाहता है आपसे कि साइन किस एंगल पे 1 होता है, तो 90 बोल सकते हैं हम उसको, राइट। तो साइन इनवर्स का इनवर्स फंक्शंस यही होते हैं। इनवर्स फंक्शंस के बारे में डिटेलिंग में तो हम ज्यादा 12th में ही पढ़ेंगे, बट इनके अभी आपको, क्योंकि ये क्वेश्चंस में यूज होगा। अब देखो यहाँ पे हम कैलकुलस आ गया, तो जैसे कैलकुलस होता है तो फिर अब वो पूरा पोर्शन 12th का है, तो उसमें हम ऐसे शुरू नहीं कर सकते कुछ भी चीज के बीच से उठा के। अभी आप काम की बात करो कि हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए कुछ तीन तीन फॉर्मूले, टू बी ऑनेस्ट। ये तीन फॉर्मूले आपके पास आते रहेंगे। पहला आ रहा है साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टैन। पहली बार अभी जो आज तीन फॉर्मूले हैं वो है इनके डिफरेंशिएशन के। साइन इनवर्स एक्स, अगर आप साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाई साइन इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा। फिर होगा अगर कॉस इनवर्स का करेंगे तो क्या होगा डिफरेंशिएशन। अगर आपको कहीं पे भी कॉस इनवर्स दिखता है और आप लॉपिटल रूल लगा रहे हैं तो आपको उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो कैसे कर रहे होंगे आप। और तीसरा टैन इनवर्स एक्स, इन सब के फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स का होता है उसमें ही -1 टाइम्स। और टैन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको इन तीन डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ेगी। ये फॉर्मूले भी आप उन्हीं फॉर्मूले के साथ लर्न कर सकते हैं। इन एनी केस आपको अगले साल भी ये सीखनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो और हमें इसकी जरूरत भी। सर राइट वाला जो हमारा आंसर आएगा वो एंगल्स में आ रहा है? हम्म। अरे बहुत खेल होते हैं इसमें, ऐसे नहीं होता है। आगे इसमें भी हमें और भी चीजें जाननी पड़ेंगी। अब जैसे एंगल क्या आएगा, एंगल आएगा -90 से 90 के बीच ही, ऐसे क्यों हो रहा है, तो उसमें बहुत डिटेल में घुसना पड़ेगा फिर से। वो नेक्स्ट 12th के फंक्शंस में हमें पढ़ाया जाएगा सब कुछ क्या है। चलिए जी शुरू करें। यस। x cos x plus sin x divided by x square plus tan x। x की वैल्यू 0 पे लिमिट पूछी गई है, एक चीज देगी आपको x cos x plus sin x अपॉन x square plus tan x। आपने x को 0 रख के देखा, न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है। सबसे पहला काम तो करना ही है, लिमिट सॉल्व करना शुरू करें। सबसे पहले रख के देख लिया फॉर्म कौन सी बन रही है, ये भी आइडिया लग जाएगा। क्या कर सकता हूं मैं, ये भी आइडिया लग जाएगा। x को 0 रखा, x cos x 0, sin x 0, sin 0 0,
डिवाइड में भी एक्स स्क्वायर 0, tan x भी 0, 0 पे सब 0, 0/0 की फॉर्म बन रही है। और अगर मैं देखूं तो न्यूमरेटर में भी मेरे पास सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से सबका फॉर्मूला है मेरे पास डिफरेंशिएट करने का। डिनोमिनेटर में भी ट्रिग्नोमेट्रिक है और एल्जेब्रिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे सबका डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे जानता हूँ। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, मैंने देखा 0/0 का फॉर्म है, लॉपिटल रूल लगाया सबसे पहली चीज। तो आप ऐसे ही पहुंच रहे होंगे कंक्लूजन पे, लॉपिटल रूल कैसे लगाया, आपको ये सारी बातें सोचनी है। लिमिट x टेंड्स टू 0, x cos x प्लस sin x, मैंने डिफरेंशिएट करना शुरू करा न्यूमरेटर x cos x। बता सकते हैं x cos x कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सर x का हो जाएगा, x का तो 1 ही हो जाएगा और cos x माइनस sin x। तो कैसे लिखूं? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा इसमें, -x sin x प्लस cos x आएगा। करेक्ट। दिव्यांशु, प्रोडक्ट रूल लगाना था, x और cos x एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक sir. फंक्शन है। तो x cos x को लगाएंगे तो देखो x का करा तो 1 है, 1 cos x एज इट इज, और फिर करा x एज इट इज, cos x का करा तो माइनस sin x आया, माइनस sin x आया तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। भूल गया मैं, ठीक है सर। और इस sin x को करा तो sin x का करा तो cos x आ गया। अब यहीं पर रुक जाओ, आपको अभी अगर ये जानना है कि मेरे को कितना मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, तो आप यहीं पे रुक जाओ, कितनी देर में ये सॉल्व होगा ये बात जानने के लिए आप एक बार इसी में पुट कर दो, हो गया ना पूरा न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन। तो रखो 0 पुट करो, 0 पुट करा तो देखो x sin x वाली टर्म तो 0 हो गई, और cos 0 1 1 2 हो गया, यानी कि न्यूमरेटर अभी 2 बन रहा है। न्यूमरेटर अगर अभी 2 बन रहा है तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि बस हो गया, यही था लास्ट स्टेप। इसके बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म तो नहीं है, अब आंसर इन्फिनिटी बनेगा या माइनस इन्फिनिटी बनेगा, ये ऐसा हो सकता है मैक्सिमम पॉसिबल। अगर माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी बन रहा है तो इसका मतलब तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, पहली बात। अगर कुछ फाइनाइट बनता है तो लिमिट का आंसर हो जाएगा जो भी बन रहा होगा, और तीसरा केस कुछ होगा नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ या तो फाइनाइट बनेगा या तो प्लस माइनस इन्फिनिटी आएगा आंसर, राइट। तो अब मैं नीचे वाले पे गया तो मैंने देखा कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करूंगा 2x प्लस tan x का करूंगा 6 स्क्वायर x। x की वैल्यू 0 यहाँ पे भी पुट करी तो ये तो 0 हो गया, 6 स्क्वायर 0 बना 1, तो इसके लिए देखो आंसर आ गया आपके पास। आपने x को 0 पुट करा, cos 0 cos 0, cos 0 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, ये 0, तो न्यूमरेटर बना 2 और डिनोमिनेटर में x को 0 पुट करा, ये 0, 6 स्क्वायर x बना 1। सर 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरा। हाँ ऋषि बताओ। सर अगर हम सर हाइपोथेटिकली मान लें कि cos x स्क्वायर x आता डिनोमिनेटर में 2x के साथ, अगर सर मान लें तो सर वो, सर मैं कह रहा हूँ अगर cos x स्क्वायर x आ जाता या फिर sin स्क्वायर x आ जाता डिनोमिनेटर में 2x के साथ, तो सर ये 0 हो जाता डिनोमिनेटर भी, तो सर फिर हम क्या कहते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी आंसर आता हाँ तो हम सर, क्योंकि बिल्कुल कहते 0 आ लिमिट गया डज नॉट तो, एग्जिस्ट। हर और बार सर जब भी a प्लस माइनस इन्फिनिटी बन रहा होगा तो इसका मतलब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही। और अगर तुम्हारा बन रहा होगा, और अगर वो उस पे भी ये पूछ ले, कभी कभार बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस में ये भी पूछ सकता है कि LHL डज नॉट एग्जिस्ट और RHL डज नॉट एग्जिस्ट, अगर उसने ऐसी चीजें पूछी हुई है तो फिर हमें LHL RHL ही निकालनी पड़ेगी, हाँ सर। इसके अलावा फिर तो कोई बात नहीं। और सर एक और चीज सर, जैसे cos x स्क्वायर x जो 0 रखते हैं तो इन्फिनिटी आता है, मतलब नॉट डिफाइंड आता है। cos हाँ ठीक स्क्वायर है। x तो 0 रखेंगे तो सर इन्फिनिटी प्लस 2x करके फिर वो 0 आता आंसर। इन्फिनिटी प्लस 2i ऑफ 0 भी रखते तो भी देख आंसर तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी आता आता, ऑब्वियस। तो सर 0 आता हमारा फाइनल आंसर उस केस में, या उसमें भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। उस केस में हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि cos x स्क्वायर 0 पे तो डिफाइंड है नहीं, तो जब भी कोई चीज ऐसी आएगी ना कि जो किसी पॉइंट पे डिफाइंड ही नहीं है, तब हमारा अप्रोच ना एक्चुअली जो होना चाहिए वो LHL RHL का ही होना चाहिए। फिर वहां पे आप LHL और RHL के हिसाब से देखो, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है बहुत बार कि जो उसका आंसर आ रहा है वो 0 की साइड से अप्रोच कर रहा है कि प्लस की साइड से अप्रोच कर रहा है, या फिर मतलब उसमें कॉम्प्लिकेशन हो सकता है।
तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस में फिर हमें जाना पड़ेगा एक्चुअली LHL और RHL पे चले जाना चाहिए। आंसर वैसे उसका कभी 0 भी आ सकता है, कभी कुछ और भी आ सकता है, हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट ही ना करी, ये भी हो सकता है, मतलब दूसरा पॉसिबल केस। ओके सर। अब एक और बात कि यहाँ पे ना देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन को नॉर्मली सॉल्व करते ना फॉर्मूले वगैरह की हेल्प से या कुछ और चीजें लगाते, बहुत टफ हो जाता हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना। मतलब इतना इतना इजी नहीं होता जितना अभी दिखाया मैं, वैसे ये तो इजी होता, सॉरी, बट हाँ मतलब कि इसके और टफ वर्जन्स भी हो सकते थे, तो वो भी सारे क्वेश्चंस हमारे लिए इजी हैं। नेक्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0, tan इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय x की। तो पिछले वाला क्वेश्चन तो काफी छोटा जल्दी हो गया, तो मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि इसकी यूज क्या है, इसका यूसेज कैसा है। और एक्चुअली पता है आपको, जितने क्वेश्चंस दिखेंगे ना नॉर्मल एनसीईआरटी आरडी आरएस में, सब लॉपिटल खत्म कर देगा, मतलब टाइप से लॉपिटल से आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पर ऐसा नहीं है कि जब हम अच्छे क्वेश्चंस पे जाएंगे तो लॉपिटल हर बार ही लगेगा, ये आपको इस क्वेश्चन से समझ आएगा। tan इनवर्स x माइनस sin इनवर्स x डिवाइडेड बाय x की। अब आप इसे सॉल्व करिए, आपको सारा मेथड पता है, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि 0/0 की फॉर्म है। tan इनवर्स 0 0 आएगा, मतलब tan इनवर्स 0 का ये मतलब है कि tan किस एंगल पे 0 होता है, तो 0 पे ही होता है। sin इनवर्स 0 0 आएगा, क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि साइन किस एंगल पे 0 होता है, 0 पे ही होता है। तो न्यूमरेटर भी 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है, और साथ साथ आपको फॉर्मूले भी सबके पता है, तो आप लॉपिटल रूल लगाना शुरू कर सकते हैं। You have 2 minutes. Encounter. सर इसमें फर्स्ट स्टेप में नहीं हो रहा। पहली चीज, और फर्स्ट फर्स्ट स्टेप में तो हो ही नहीं रहा, साथ साथ पता है कि सर वो डिफरेंशिएशन भी सिंप्लीफाई बहुत टफ होता जा रहा है। हाँ सर। हाँ? हाँ सर, क्योंकि वो √1/(1 - x)² है, तो पावर से करना पड़ेगा। पहले तो सर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा रूट के अंदर, फिर वो कॉम्प्लेक्स हो रहा है। कोई बात नहीं, अभी भी सॉल्व कर सकते हैं, बट हम इसको प्रॉपर्टी से पूरा सॉल्व करना है, आंसर बता, सॉल्व तो कर ही सकते हैं। दूसरे स्टेप में थोड़ा सा टफ हो गया डिफरेंशिएशन, 2 मिनट इसीलिए थी, बाय द वे एग्जैक्टली 2 मिनट्स अप हो गए, बट चलो लेट्स गिव यू गाइस 45 सेकंड्स मोर।
जी कहाँ पहुंचे? सर वो रूट वाली टर्म परेशान कर रही है। चलो करते हैं solve। तो सबसे पहले हमने इसे सॉल्व करना शुरू करा, तो सबसे तीन के तो हमें डायरेक्ट पता है डिफरेंशिएशन में, तीनों जो भी दिए गए हैं। tan इनवर्स x का हुआ 1/1 + x² माइनस इसका हुआ 1/√1 - x², और इसका हुआ x³ का 3x²। देखो मैं x की वैल्यू 0 रख के देखता हूँ। न्यूमरेटर में मेरे पास फर्स्ट टर्म बन रही है 1, और सेकंड टर्म भी बन रही है 1। x को 0 रखने पर √1 आता है 1 ही होगा। तो 1 - 1 0 बन रहा है न्यूमरेटर में भी, और डिनोमिनेटर भी 0 बन रहा है x की वैल्यू 0 रखने पे। तो अभी भी स्टिल दिस इज 0/0। तो एक और बार मेरे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तब तक करते जाना। ये मेनली प्रॉब्लम ना इनवर्स इनवर्स के केस में, या एक दो जगह और बताऊंगा मैं भी कहाँ पे होंगी ऐसी प्रॉब्लम्स। इनके लिए और भी सॉल्यूशंस है। बोल दो एक और मेथड है हमारा जो कि काफी, मतलब एक तो l'Hopital रूल, लिमिट्स को आपका सारे सॉल्व कर सकता है मोस्टली, और एक और मेथड है कि जहाँ पे एक्सपेंशन हम याद करते हैं, हमने लिख पाया भी आपको कि हमें tan इनवर्स x और sin इनवर्स x के एक्सपेंशन दिए जाते हैं। तो एक्सपेंशन दिए जाएंगे आपको कुछ, वो अगर आप एक्सपेंशन याद करते हो तो आप मोस्टली सारी लिमिट सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरे को यहाँ पे एक और बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ना इसको करेक्ट फॉर्म में लिख लो, क्योंकि अब आ गया भाई चेन रूल। चेन रूल आया तो चेन रूल लगाना पड़ेगा। मैंने लिख लिया 1 + x² की होल पावर -1, और इसको लिख लिया 1 - x² की होल पावर -½ डिवाइडेड बाय, ये आया 3x²। 1 + x² की होल पावर -1, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो पहले पावर का करूंगा। पावर आएगी नीचे -1, 1 + x² की होल पावर हुई -2, एक पावर घटा दिया। आप पहुंचे अंदर 1 + x² के पास। 1 + x² के पास पहुंचे तो 1 का हुआ 0, x² का हुआ 2x। ये हुआ सिर्फ आपका फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस। अब दूसरे का करते हैं। दूसरे में सबसे पहले हम फंक्शन के पास पहुंचे, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करा, देखा ब्रैकेट, ब्रैकेट की पूरी पावर -½ है। ओके ओके, पूरी पावर -½ है, तो इसका मतलब तो सबसे पहले तो पावर का करते हैं। -½ नीचे आएगा तो ये हो जाएगा +½ और पावर बन जाएगी एक काम, तो -3/2, -½ -1। पहुंचे अंदर, 1 का हुआ 0, माइनस x² का हुआ 2x, -2x। अगेन दिस इज नेगेटिव, डिवाइडेड बाय 3x² का करा तो ये आया 6x। देखने पे तो इस बार भी मेरे को x की वैल्यू 0 रखने पे 0 ही आ रहा है। देखो सारा आंसर, क्योंकि फर्स्ट टर्म भी 0 है, सेकंड टर्म भी पूरी 0 है, क्योंकि x आ रहे हैं दोनों में, और नीचे भी 6x आ रहा है तो 0 है। बट अगर मैं x कॉमन लूं तो कैंसिल कर सकता हूँ। x कॉमन लेके कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास आंसर शायद कुछ आ जाए। तो ये बना लिमिट x टेंड्स टू 0, x कैंसिल हुआ, यहाँ पे क्या बचता है -2, 1 + x² की पावर -2। बेसिकली 1 + x² की पावर -2 है 1/1 + x²। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा -2/1 + x²। ये बन जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये होगा, ये भी होगा माइनस, ये बनेगा 2/1 - x² की पावर 3/2। पावर 3/2 का मतलब वैसे तो 1 - x² इंटू √1 - x² लिख सकते हैं, अपॉन नीचे बचेगा सिर्फ 6। तो इनडिटरमिनेट फॉर्म तो हट ही चुकी है, तो हमें पता चल गया। अब आंसर क्या आना है ये देखते हैं। x की वैल्यू 0 रखी, ये बनता है -2, x की वैल्यू यहाँ पे 0 रखी, ये भी बनता है -2। आंसर आया -4/6, सर विच इज, हाँ जी, सर स्क्वायर भी तो था 1 + x² का। हाँ तो फर्क थोड़ा पड़ेगा, 1 का स्क्वायर ही तो होगा। तो आंसर होना चाहिए था माइनस के।
गलत कर दिया देखो, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया था, यहाँ पे माइनस के 1 ही तो बचेगा सिर्फ, 2 से 2 कैंसिल हो चुका था, -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 -1/2 है। -1/2 है। तो कभी कभी थोड़ा टफ भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत अच्छा मेथड है, बट जितने हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, जे मेंस लेवल के काफी हद तक क्वेश्चंस सारे लॉपिटल रूल आपको खत्म कर देगा, तो ट्राई टू इम्प्लीमेंट लॉपिटल रूल, ये काफी सही मेथड है, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस ही सॉल्व करा रहा होगा हमारे। हाँ जी, आगे बढ़े। 1 मिनट। और हम आगे चलते हुए ना लॉपिटल रूल का काफी यूज कर रहे होंगे, आपको और मेथड्स तो सिखाते जाएंगे, पर लॉपिटल रूल अपनी जगह इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। सर लिमिट्स को वैसे नहीं लिखता ना, सामने सामने इक्वल्स टू डाल के, ऐसा स्कूल में बोला था हमारे। क्या बोल रहे हो, फिर से बोल, मतलब ऐसे जैसे सीधा डाल दो वैल्यू मतलब। नहीं नहीं, जैसे मतलब कि हमारे सर ने बोला था ना कि लिमिट्स को जैसे हम क्वेश्चन कोई से भी सॉल्व करते तो हम सामने सामने इक्वल्स टू डाल देते हैं ना, तो कहते हैं नहीं, सामने सामने इक्वल्स टू डाल के नहीं करना, पूरे नीचे नीचे वो लाइन बाय लाइन सॉल्व करना होता है। सर मतलब एक लाइन में 1 = 2 से ज्यादा। हाँ, समझ गया, एक इक्वल्स टू से ज्यादा नहीं समझ होना गया। चाहिए। अरे, काफी टेक्निकलिटीज। कोई वो नहीं, सर हमारे आंसर तू निकाल ले, आंसर ही मैटर करेगा हमारे लिए, कैसे भी निकाल ले। पर स्कूल का नहीं बताया मेरे को, मतलब कैसे लिखवाते हैं, हाँ मतलब ऐसे ऐसे थोड़ा मानते होंगे लोग। तो इसको पूरा रिड्यूस करना पड़ता है, उसके बाद जाकर इसमें हाँ हाँ, एक एक करके ना, हाँ अच्छा सॉरी, ओ सॉरी, माय बैड। ये मेथड जो लॉपिटल रूल अभी हमने सॉल्व करा है, ये बाय द वे आपके स्कूल के लिए नहीं है, मतलब आप अपने स्कूल में अगर सब्जेक्टिव पेपर कर रहे हो फॉर एग्जांपल, और सब्जेक्टिव पेपर में आपको सॉल्व करके दिखाना है, तो आप लॉपिटल से नहीं दिखा सकते, ये भी ध्यान रखिएगा, मतलब लॉपिटल आपके स्कूल लेवल का मेथड नहीं है, लॉपिटल सिर्फ आपकी कंपटीशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के काम नहीं है, आप उसमें यूज कर सकते हो, आप अपना आंसर निकाल सकते हो वहां पे भी, पेपर के अंदर बैठ के ऐसे अपना आंसर निकाल लोगे क्या आ गया, बट शो करके दिखाओगे अगर सब्जेक्टिव पेपर है, मार्क्स नहीं मिलेंगे, सॉरी। सर तो कौन सा LHL RHL से ही करना है? तो वहां पे तो आपने वहां के तो बेसिक ही क्वेश्चन होंगे काफी, उनके लिए अभी स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो आएंगे ना, वो सब काफी ओके से सर। हो जाते हैं, और या LHL RHL के क्वेश्चन देंगे वो खुद ही। हाँ सर, लिमिट्स तो सर खैर निकल गया टर्म 1 में, वो सब्जेक्टिव था। वो इजी सब्जेक्टिव कह रहा होगा हूँ आपने। लिमिट्स, वो तो बहुत ही मतलब जो स्कूल लेवल वाला होता है वो तो हल्का ही होता है, हाँ सर, ज्यादा चीजें मैंने तो भी उसमें नहीं। सर जैसे स्कूल में हमारा ऑब्जेक्टिव था, हम्म। तो सर मैंने भी डिफरेंशिएट कर करके ही किया था पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव में। अच्छा, मतलब लॉपिटल। हाँ सर, मतलब वैसे ही हमारे स्कूल में सर हमारी मैम ने सिखाया था, मतलब कि ऑब्जेक्टिव में कर लेना, सब्जेक्टिव में नहीं। सही, अच्छी थी तुम्हारी मैथ। हाँ सर, उन्होंने कहा सर क्या करोगे तुम, ये सब करके डायरेक्ट कर नहीं लो। नहीं बिल्कुल, एक्चुअली पता है क्योंकि तुम, मैं वही बता रहा था, इसीलिए मैंने बोला भी तुमसे स्पेसिफिकली कि तुम RS RD और NCERT तीनों को क्वेश्चन उठा के करोगे सॉल्व, मतलब 80% क्वेश्चन तक सॉल्व हो जाएंगे सारे लॉपिटल से, तो ये रेशो रहेगा, इसलिए लॉपिटल तो सीखना ही है तुम्हें, बेसिक क्वेश्चन तो सारे तुम्हारे लॉपिटल खत्म कर देगा, बेसिक भी और थोड़े और एडवांस तक भी।
पर जब अच्छे क्वेश्चंस होंगे तो बहुत सारी चीजें भी लग सकती हैं, ऐसी बात नहीं। चलिए जी, अब बात पढ़ते हैं थोड़ा इससे आगे। अब देखो इससे आगे तो हम बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं ना आपको जब भी हम आगे आगे चलते जाएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने क्या क्या मतलब सब सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करता जाऊंगा लॉपिटल से भी, तो देख लो ये आंसर मैच कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए जी, थर्ड मेथड आप पढ़ लीजिए आप, उसके बाद मैं मेथड के साथ साथ आपको उसकी स्पेशलिटी भी बता दूंगा कि वो किसके लिए यूज होता है। फैक्टराइजेशन जनरली एल्जेब्रिक लिमिट्स के लिए। एल्जेब्रिक लिमिट्स क्या होती है? जो एल्जेब्रिक फंक्शंस इंक्लूड करें, बस। उसमें भी फैक्टराइजेशन रैशनल फंक्शंस के लिए, लिख लो ये पूरे, या सॉरी माय बैड, रैशनल एल्जेब्रिक लिमिट्स लिख दो। यानी कि रैशनल फंक्शन, रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शंस पे जब हम लिमिट लगाएंगे तब जनरली फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लेंगे। इसके अंदर मैं लिखवा भी देता हूँ ये सारी बातें। इट इज यूज्ड, अच्छा, so it is used when we have rational function मोस्टली तो रैशनल एल्जेब्रिक ही होगा, कभी कभार कुछ और भी आ जाए तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो कैसे होते हैं रैशनल फंक्शन? रैशनल फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ द फॉर्म f(x) upon gx। तो आप कंसिडर करो कोई फंक्शन, जैसे कि अभी हमने एक जो एग्जांपल लिया था मैं उसे दोबारा रिपीट करना चाहूंगा। x² - 25 upon x - 5। मैंने अभी भी बोला था आपसे उस टाइम भी कैलकुलेट करते हुए जब हम इस पे लॉपिटल लगा के दिखा रहे थे आपको कि वैसे तो इसका बहुत इजी मेथड है दूसरा जो है, बट तब हमने उससे भी कर लिया इसको। x² - 25 upon x - 5 पहली बार रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन 0/0 की फॉर्म बना रहा है। अगर रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है और 0/0 की फॉर्म बना रहा है, राइट, x टेंड्स टू समथिंग रख के, तो भाई पता है क्यों बना रहे हो? क्योंकि उसका कोई ना कोई फैक्टर ना x - a रहा होगा, x - 5 रहा होगा इसका फैक्टर। x - 5 कोई फैक्टर होगा तभी तो x को 5 रखूंगा 0 आएगा। और हर एल्जेब्रिक फंक्शन के फैक्टर्स बनाए जा सकते हैं। वो 0/0 बन इसलिए रहा है, उसमें आपने 5 रखा, वो 0 बन गया। पूरा एल्जेब्रिक फंक्शन था, रैशनल एल्जेब्रिक था। रैशनल एल्जेब्रिक का मतलब ऊपर पोलिनोमियल नीचे भी पोलिनोमियल, ऊपर वाला पोलिनोमियल 0 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वो उसका रूट है, उसका रूट है तो यानी कि उसके पास x - 5 एक फैक्टर है। तो यही यहाँ पे कि यही बोला जा रहा है यहाँ पे भी, जनरलाइजेशन में मैं जनरलाइज्ड टर्म में बता रहा हूँ आपको कि अगर f(x) upon gx है और लिमिट x टेंड्स टू a है, ये हमारा कोई रैशनल एल्जेब्रिक फंक्शन है और 0/0 की फॉर्म दे रहा है, तो भैया इसलिए दे रहा है कि ये 0 हो रहा होगा। इसका मतलब है लिखवा देता हूँ पहले थोड़ा। इफ बाय पुटिंग x is equals to a, the rational function f(x) upon gx takes the form, दोनों में से कोई भी फॉर्म ले रहा हो, इसी की वजह से ले रहा हो, 0/0 या ∞/∞। देन इसका मतलब ये है कि x - a is a factor of both f(x) and gx। आपको ये कैंसल आउट करना होगा तब आपका आंसर आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं x² - 25 upon x - 5 की बात करता हूँ
तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू 5 रखने पे 0.0 बन रहा है, तो मुझे पता है कि x माइनस 5 इसमें फैक्टर होगा ही होगा। चलो यहाँ पे तो बहुत इजीली दिख भी रहा है कि x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 ऊपर वाली चीज है और नीचे लिखा हुआ है x माइनस 5, सो यू हैव टू कैंसल आउट द कॉमन फैक्टर। तो आपको ये करना होगा, आप कैंसल आउट करो उसको, वैल्यू पुट करो, आंसर आया 10। वहां पे भी 10 ही आ रहा, तो चेक कर सकते हैं। अब इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हाँ जी, चलें आगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें, कोई बचा है तो प्लीज बता दो। ओके, हाँ जी, देखिए सॉल्व करना है आपको। इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। बट सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। सी, ये 2/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 में अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो ये भी बनेगा इन्फिनिटी और दूसरे वाली वैल्यू भी बन रही है इन्फिनिटी, राइट? तो दिस इज इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। हमने वहां पे एक बात करी थी, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड में, कि अगर एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स पे हम लिमिट लगा रहे हैं और वो एग्जिस्ट करती है, तो वो एग्जिस्ट तभी करती है या तो दोनों पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए या दोनों पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। देखो इस पे भी नहीं कर रही, इन्फिनिटी आ रहा है इसका भी आंसर, इस पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही और इस पे भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसका भी इन्फिनिटी आ रहा है आंसर, तो दोनों पे एग्जिस्ट नहीं कर रही एक साथ। ये तो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो पॉइंट जो हमने लिखा था वो ट्रू था। नाउ वी हैव टू इवैल्यूएट दिस। इवैल्यूएट करना कैसे, आई विल गिव यू अ हिंट। आप इसमें स्टार्ट कर सकते हैं इसको सॉल्व करना, थोड़ा सिंप्लीफाई करो एक्सप्रेशन। पहली बात तो इसको रैशनल एक्सप्रेशन बनाओ, क्योंकि दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो सॉल्व हो सकते हैं। आप इसको सॉल्व करो, देन सॉल्व करने के बाद कॉमन फैक्टर निकालने की कोशिश करो।
करेक्ट है ऋषिक, फर्स्ट। गुड। तो सेकंड वाला भी होने वाला है। अब तक फर्स्ट सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले तो अगर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे तो बस पहली चीज तो ये कि सॉल्व करने के लिए आप थोड़ा टेक्निक लगाओ कि देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स है, और यहाँ पे x माइनस 1 लिखा हुआ है। तो आप इसको भी 1 माइनस एक्स बना लो ना, माइनस कॉमन ले लो, हमें माइनस भेज दो, ये बन जाएगा बेसिकली हमारे पास। पहली चीज तो मैं इसको ये कर सकता हूँ, यहाँ पे माइनस कर दूं, माइनस बाहर निकाल दूं और ये बदल दूं, और फिर कॉमन निकाल सकता हूँ 1/1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे बचेगा 2/1 प्लस एक्स, और यहाँ पे बचेगा माइनस के 1। अब इसको आसानी से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 1/1 माइनस एक्स, 2/1 प्लस एक्स माइनस 1 को सॉल्व करूंगा तो 2 माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 1 तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। देखो सेम फैक्टर आ गया, कैंसल आउट करा, x की वैल्यू 1 रखी, आंसर आया 1/2। सॉरी दिव्यांशु, तेरे सर खुश नहीं होंगे इससे। अब ठीक है, 1/2 आंसर आ गया। आंसर देंगे आप, ठीक है आंसर सेकंड करेक्ट है ऋषिक, गुड। हाँ भाई, ये फैक्टराइजेशन से ही कर रहे हैं ना या वैसे सॉल्व कर रहे हैं? ऑक्टल से फैक्टराइजेशन से किया है। सबसे पहले तो मैंने इसको फैक्टराइज कर दिया, फिर फैक्टराइजेशन नहीं करना है तो कर दो। x की पावर 4 माइनस 4 का, इसे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर समझ लिया, इसको 2 का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 बन गया पहले तो। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2 को फर्दर फिर से कर सकता हूँ, ये बन जाएगा लिमिट, पहली चीज तो x टेंड्स टू √2 x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। जस्ट थिंक अबाउट इट, √2 आप इसमें रखो, सिर्फ इस फैक्टर की वजह से 0 आ रहा है, और सब तो ठीक है, और सब में आप √2 रख रहे हैं तो ये बन रहा है 2√2, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बन रहा है 4, ये प्रॉब्लम है बस। अब नीचे देख लेते हैं जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 3√2x माइनस 8, इसके अगर मेरे को स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म इसमें लगानी होती है तो आप ऐसे लगा सकते हैं कि आप दो नंबर्स मानते हैं बेसिकली कि a प्लस b दो नंबर्स होंगे ऐसे जिनका सम है x के कोफिशिएंट के बराबर यानी कि 3√2 के बराबर, और दो नंबर्स होंगे ऐसे जिनका प्रोडक्ट है -8 के बराबर। जनरली आप क्वेश्चन सॉल्व स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का ऐसे करते हैं। बस आपको इस केसेस में, इन केसेस में जब आपका सम इररेशनल आ रहा हो तो आप इन सारे केसेस में अपने नंबर को वो इररेशनल वाले पार्ट जोड़ के लिखें। तो 3√2 इररेशनल बना √2 की वजह से, तो आप इसमें √2 रखें साथ में। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये ऐसा करने से एक तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसान हो जाएगा, और ऐसा करना सही क्यों है, क्योंकि a√2 और b√2 ही दो नंबर्स होंगे, जब आप दो को ऐड करोगे तो 3√2 बनेगा। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि a√3 प्लस b√2 3√2 बन जाएगा, नहीं, मतलब रूट वाला पार्ट दोनों का सेम होना चाहिए बेसिकली। तो a√2 प्लस b√2 इज इक्वल्स टू 3√2, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a इंटू बी और √2 का √2 के साथ 2। यहाँ से आपका क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो दिस वुड बी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि √2 का सॉरी कैंसिल हो जाएगा, √2 तो लेफ्ट साइड से भी कॉमन आ जाएगा, और ये बन जाएगा ab इज इक्वल्स टू -4। बेसिकली अब हमें दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनका सम होगा 3 और जिनका प्रोडक्ट होगा -4।
जो कि दो नंबर्स हैं 4 एंड -1। तो आप अपने एक्स स्क्वायर प्लस 3√2 x माइनस 8 को ऐसे लिख सकते थे, एक्स स्क्वायर, नीचे करके दिखा देता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 4√2x, a की वैल्यू 4√2x माइनस √2x माइनस 8। पहले दो से x कॉमन लेते तो बचता x प्लस 4√2, अगले दोनों से माइनस √2 कॉमन लेते तो बचता x प्लस 8 था, 8 को 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 2 से एक √2 बाहर निकाल दिए, बच गया एक √2, यानी कि x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 4√2। शादी हो रही है ना एक तो। सो x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस 4√2। पहले तो आप रख के भी देख सकते थे x की वैल्यू √2 रख के देखेंगे 0/0 की फॉर्म बन रही थी सेकंड वाले क्वेश्चन में। और 0/0 इसलिए बन रहा होगा क्योंकि x माइनस √2 पक्का कहीं ना कहीं फैक्टर आ रहा होगा। ऑल्दो आप इस क्वेश्चन में तो इसके फैक्टराइजेशन बहुत इजीली भी कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि x टेंड्स टू √2 है, तो इसका मतलब x माइनस √2 इसका एक फैक्टर होगा ही होगा, यानी कि अल्फा पता चल गया √2 है, एक रूट इसका √2 है, बीटा निकाल लो, लिख दो सीधा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा की फॉर्म, वो भी कर सकते हैं। देखो x माइनस √2 से x माइनस √2 हुआ कैंसिल, वैल्यू रखी √2 तो ऊपर बना 2√2, यहाँ पे √2 रखते हैं तो √2 का स्क्वायर 2, 2 प्लस 2 4, डिवाइडेड बाई √2 रखते हैं तो 5√2, √2 कैंसिल, 8/4। हाँ जी, कौन बच्चा है प्लीज रेज योर हैंड। ओके, नेक्स्ट मेथड इज रैशनलाइजेशन मेथड, जो पर्टिकुलरली यूज होगा आपका इरैशनल अलजेब्रिक फंक्शंस के लिए। हाँ जी, ये बैकग्राउंड नॉइज की क्या हाल है, एक बार जरा बताएगा। हाँ जी, बैकग्राउंड नॉइज कितनी है मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ सर, बहुत कम। आ रही है सर, आपकी आ रही है। ओके, तो रैशनलाइजेशन मेथड इरैशनल अलजेब्रिक फंक्शन के लिए लगेगा पर्टिकुलरली। रैशनलाइजेशन जैसे हम नॉर्मली रैशनलाइज करते आ रहे हैं वही करते हैं काम। तो रैशनलाइजेशन मेथड कहता क्या है कि अगर आपके पास कोई भी रेडिकल साइन यूज हुआ आपके फंक्शन में, रेडिकल साइन से मतलब होता है जब पावर होती है फ्रैक्शंस में, तो फॉर एग्जांपल पावर 1/2 है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, क्यूब रूट दिया हुआ है, या कुछ और कोई भी ऐसी पावर दी हुई है, तो आप रैशनलाइज करिए। ओके, इसको करने से पहले मैं ना आपको एक और छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ आपसे। चलो मेरे को ये बताओ, मान लो मैंने 1 माइनस रूट एक्स को रैशनलाइज करना है, कैसे करूँ? दोनों का रैशनलाइजेशन करके दिखाओ जरा। कोई एक सिंगल टर्म का रैशनलाइजेशन मैं आपसे जानना चाहता हूँ।
आपने करे होंगे रैशनल नंबर्स को रैशनलाइज, मुझे रैशनलाइजेशन बताओ जरा, समझ आपको यहाँ से आएगा रैशनलाइजेशन क्या होता है। बताओ बताओ फटाफट, क्या होगा 1 माइनस रूट एक्स का रैशनलाइजेशन? सपोज हमें 1 माइनस रूट एक्स रैशनलाइज करना है, कैसे करें? अच्छा 1 प्लस रूट एक्स। 1 प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे इसको, यस मैं था नहीं। ये बन जाएगा 1 माइनस रूट एक्स इंटू 1 प्लस रूट एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट एक्स। आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर बन जाएगा x अपॉन 1 प्लस रूट एक्स। ऑल्दो रैशनलाइज हुआ नहीं, पर हमने ये टर्म रैशनलाइज करने की बात करी थी, तो ये वाली टर्म रैशनलाइज हो चुकी है, तो ये इसका न्यूमरेटर पूरा 1 माइनस एक्स बन गया। अब दूसरे का बता सकते हैं आंसर? रूट 1 प्लस एक्स। चल करा रूट 1 प्लस एक्स, क्या बना? नहीं सर 1 माइनस एक्स आएगा, रूट 1 माइनस एक्स। रूट 1 माइनस एक्स ही करें? मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए सर। बिल्कुल तेरा हिसाब सही है, सही हिसाब है तेरा, आती है तुझे चीजें। सही कह रहा है लड़का कि रूट 1 माइनस एक्स ही करो भाई। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है? मतलब ये है कि रूट होना चाहिए, रूट हटाना है या पावर फ्रैक्शनल हटानी है। जिस टर्म का रैशनलाइजेशन कर रहे हैं उस टर्म की पावर हटानी है। तो 1 माइनस रूट एक्स दिया हुआ है, तो 1 माइनस रूट एक्स के लिए 1 प्लस रूट एक्स से मल्टीप्लाई करा, डिवाइड भी करा, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स बन जाएगा। सिमिलरली अगर रूट ओवर 1 माइनस एक्स का करें, तो रूट ओवर 1 माइनस एक्स इंटू रूट ओवर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स। इसका अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको करने के लिए यही करना पड़ेगा कि अब की बार साइन चेंज नहीं करा, इसी सेम टर्म से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि रूट हटाना था, वहां पे रूट हट रहा था साइन चेंज करने के बाद, तो इसलिए वैसे कर रहे थे। यहाँ पे रूट हट रहा है सेम टर्म मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसलिए ऐसे करेंगे। बस ये एक बात आपने ध्यान रखनी, ठीक है। छोटे से 2 एग्जांपल्स थे। लेकिन वैसे हम करेंगे नहीं ना इन्हें रैशनलाइज, अगर क्वेश्चन में आता है, क्योंकि फिर डिनोमिनेटर में हम रैशनल डाल रहे हैं। हाँ मतलब करने की जरूरत पड़ सकती है ऋषि, किसी बात नहीं। फायदा नहीं होगा बहुत ज्यादा करके, वो एक अलग पॉइंट होगा। हाँ जी चलिए, इसके अंदर लिख लीजिए थोड़ा। इट इज यूज्ड when we have radical signs in numerator and denominator. It is used when we have radical signs in numerator or denominator or both. ब्रैकेट में आप लिख भी सकते हैं irrational algebraic expression। करना क्या होगा? We have to rationalize all the irrational terms, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या वो डिनोमिनेटर में हो, हमने सारी करनी है। ये ध्यान रखना है बस आपको एक बात, we have to rationalize all irrational terms। तो उसके बाद सिंप्लीफाई करिए आप यूजिंग फैक्टराइजेशन। We have to rationalize all irrational terms and then simplify using factorization
to get the limit. चलिए कर लेते हैं the question. पहला क्वेश्चन है evaluate limit x tends to 1 x square minus root x divided by root x minus 1. मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पहली बात तो 1 रखूंगा तो देखो 0.0 की फॉर्म बन रही है. रैशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन ना दोनों सेम से ही हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें. बस रैशनलाइजेशन में हम रैशनलाइज इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपको डायरेक्टली इसके फैक्टर्स दिखेंगे नहीं. अगर आप डायरेक्टली इसके फैक्टर्स निकाल पा रहे हैं ना तो कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल कर सकते हैं वैसे. दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम है कि आप निकाल पाएंगे क्या वो डायरेक्टली फैक्टर्स. तो जैसे कि देखो ये x टेंड्स टू 1 पे जा रहा है ना, तो x माइनस 1 इसका फैक्टर होगा. यार रूट x माइनस 1 भी इसका फैक्टर हो सकता है एक्चुअली, ये भी समझना जरूरी है. रूट x माइनस 1 भी एक फैक्टर हो सकता है इसका, और नीचे दिया हुआ है रूट x माइनस 1. तो फैक्टराइजेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, और अभी पहले रैशनलाइजेशन पे ही रहते हैं और करते हैं. जरा इसको रैशनलाइज करना शुरू करा तो मैं देख रहा हूँ कि न्यूमरेटर में भी रैशनलाइजेशन की जरूरत है और डिनोमिनेटर में भी. तो न्यूमरेटर में मैंने पहले x स्क्वायर प्लस रूट x से मल्टीप्लाई कर दिया और डिनोमिनेटर को भी रैशनलाइज कर दिया. रूट x माइनस 1 के साथ रूट x प्लस 1 लिख दिया. x स्क्वायर प्लस रूट x न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करा हुआ है इसको रैशनलाइज करने के लिए, तो ऑब्वियसली डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा. और रूट x प्लस 1 डिनोमिनेटर में करा हुआ है मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा. तो वही रैशनलाइज कर दिया मैंने पूरा. और साथ साथ पता है जो इसके साथ आया है ना रैशनलाइजेशन का फैक्टर, रूट x प्लस 1 आया डिनोमिनेटर के लिए और x स्क्वायर प्लस रूट x आया न्यूमरेटर के लिए. इनसे में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है. आप x की वैल्यू 1 डाल के देखो, इसमें ऊपर वाला रूट x प्लस 1 भी 1 बन रहा है और x स्क्वायर प्लस रूट x भी 2 बन रहा है. सॉरी, ऊपर भी 2 बन रहा है, नीचे भी 2 बन रहा है. 2/2 1 ही आ रहा है आंसर. इनफैक्ट चाहे 1 भी ना आ रहा होता, कुछ भी आ रहा होता, बट अगर फाइनाइट आ रहा है तो मैं इनको तो अलग भी निकाल के सॉल्व कर सकता हूँ. आप फिर से अपने बस पहले 2 पार्ट पे रहो, आप इसको निकाल के बाहर सॉल्व भी कर सकते हो अभी अगले स्टेप में, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसको मैं देख रहा हूँ कि x स्क्वायर माइनस रूट x अपॉन रूट x माइनस 1 इंटू रूट x प्लस 1. क्यों कर सकते हैं हम डिस्ट्रीब्यूट यहाँ पर लिमिट, उसका रीजन जान लो. पॉइंट्स टू बी रिमेंबर्ड में हमने लिखा था कि या तो ये एक एग्जिस्ट ना करता हो, एक करता हो, तब भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं. दोनों करते हो एग्जिस्ट तब भी कर सकते हैं, दोनों ही ना करते हो तब भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में. यहाँ पे मैं रूट x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस रूट x, जब तक मोटी सी बात ये है कि जब तक जो भी फाइनाइट आंसर दे दे फैक्टर, आप उसमें रख के निकाल रख देना, उसको अलग कर सकते हो ऐसे. तो x स्क्वायर माइनस रूट x, हाँ ऐसे फैक्टर को अगर आपने हटा दिया कि जिसकी वजह से आपका कुछ काम बनता कुछ और होता तो प्रॉब्लम आएगी, बट ऐसे जनरली आप इनको सबको हटा के रख सकते हो. अब ये x स्क्वायर माइनस रूट x और x स्क्वायर प्लस रूट x का मल्टीप्लिकेशन करा तो ये आया x की पावर 4 माइनस x डिवाइडेड बाय रूट x माइनस 1 रूट x प्लस 1 का करा तो ये आया x माइनस 1. तो ना लिमिट x टेंड्स टू 1 और साथ में ये आ गया, इस पे लिमिट लगाया तो ये आ गया 2/2 1. सर तो मुझे ये समझ नहीं आया, आपने वो क्या बोला था कि हमने पॉइंट्स टू रिमेंबर में हमने ये प्रूफ कर दिया कि रूट x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर अपॉन प्लस रूट x एग्जिस्ट कर रहा है. एग्जिस्ट तो कर ही रहा है क्योंकि फाइनाइट लिमिट आ रही है. मैं अच्छा, कहना ही चाहता हूँ तू इस बात को ऐसे समझ कि मैं नहीं, पहले मेरी बात सुन. तू इस बात को ऐसे समझ के पता है हम क्या कर सकते हैं कि हमें ना कॉम्प्लेक्स नहीं बना के रखनी है प्रॉब्लम पूरे टाइम, हमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाना है उसको. अब अगर मान ले किसी ये 3 फैक्टर्स आ रहे हैं और उसमें से एक पेयर ऑफ फैक्टर ऐसा आ रहा है कि उसका आंसर फाइनाइट आ रहा है, उसको सॉल्व करके रख ले अभी, कोई दिक्कत नहीं है इसकी वजह से, क्योंकि लिमिट को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अलग अलग दोनों लेकर. तो जब भी फाइनाइट आंसर दिखे ना उसको सॉल्व करके रख ले. तो ये तो हो गया. ऐसे अगर फैक्टर्स में दी गई है कुछ चीजें और कोई फैक्टर का आंसर फाइनाइट आ रहा है तो उसको हटा सकता है और वो फाइनाइट वैल्यू लिख के छोड़ दे जो भी आती है.
आप बताओ क्या पूछना। नहीं सर क्लियर हो गया। तो प्रॉब्लम मतलब लिमिट्स में ना प्रॉब्लम सॉल्व ही ऐसे करनी है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होती जाएगी, और वो स्टेप्स जैसे जैसे सॉल्व होते जाएं तो उनको कॉम्प्लेक्स बना के नहीं रखना, आपको सॉल्व करते ही जाना है इसको पूरा टाइम। जी कोई बच्चा है? ओके, तो मेरे पास जो बचा हुआ है अभी वो बचा है x की पावर 4 माइनस एक्स लिमिट x टेंड्स टू 1 x टू द पावर 4 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसमें से मैं x कॉमन ले सकता हूँ, x कॉमन लूंगा तो अंदर बचेगा x क्यूब माइनस 1। इस x क्यूब माइनस 1 को मैं x क्यूब माइनस 1 का क्यूब भी लिख सकता हूँ, तो ये a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लग जाएगा, तो बन जाएगा बेसिकली x इंटू a माइनस b, a है x, b है 1, और ब्रैकेट के अंदर फिर से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab डिवाइडेड बाय x माइनस 1। देखो x माइनस 1 फैक्टर आ गया, x माइनस वन कैंसिल। अब आप इसके अंदर x की वैल्यू 1 रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x की वैल्यू 1 रखी, ये तो बाहर 1 बना, और ये बना 1 प्लस 1 प्लस 1 3। बट आप जितने भी क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं ना, सबको लॉपिटल से तो ऐसे खत्म कर सकते हो टाइप्स सर से रखते जाओ, खत्म हो जाएगा। बोलो सर फाइनाइट वाले का क्या हुआ? क्या किसका? तो जो 2/2 बना था ना, 1 ही आ रहा था। तो वहीं पे हमने into 1 लिख दिया था ना उसके साथ। सर 2/2 नहीं बनेगा ना, √2/2 बनेगा। वही x स्क्वायर प्लस रूट एक्स ही तो था, और एक था रूट एक्स प्लस 1। अच्छा सर मैंने गलती से पूरे पे रूट ले लिया, पूरे पे √x+1 पे। चलो एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए नेक्स्ट क्लास के लिए, नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो पूछा जाएगा ये। दिस इज क्यूब रूट, ये z है, z भी एक वेरिएबल है, मैं z पे ही लगा रहा हूँ, z स्क्वायर, चलो z नहीं, बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए y लिख देता हूँ। लिमिट का वेरिएबल x ही है, y को कोई मतलब नहीं है, y का कोई लेना देना नहीं है, मैं आपको दिखा भी दूंगा। हाँ जी देखते रहना ध्यान से, एक्सप्रेशन थोड़ा गंभीर है। x इंटू क्यूब रूट, क्यूब रूट लिखा गया है, ये पावर 1/3 है, मतलब इसकी पूरी की, इसकी y स्क्वायर माइनस y माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे की पावर है 1/3, और इनटू में इसके साथ x डिवाइडेड बाय अगेन क्यूब रूट 8xy माइनस 4x स्क्वायर, ये पूरे का क्यूब रूट था इसका, फिर है प्लस क्यूब रूट ऑफ 8xy टू द होल पावर 4। दिमाग से सोच के करना ऐसे नहीं y पास का पास क्या कर करना लेंगे। है, ये हिंट दे दो बाकी कर लेंगे। फिर से बोल। सर y से कैसे डील करना है? आप देखो x की वैल्यू 0 रखते हैं एक बार, इसमें x को 0 रखेंगे तो देख ऊपर भी 0 बन रहा है, पूरे में मल्टीप्लिकेशन में है 0, और नीचे रखेंगे 0 तो भी 0 बन रहा है, तो y का इनसे कोई लेना देना नहीं है, y की टर्म्स में आंसर आ सकता है आपका, कोई दिक्कत नहीं है, x की टर्म्स में आंसर सर y नहीं आ सकता। कांस्टेंट करा है ना, मतलब जैसे इस पूरे का आंसर सॉल्व करने के बाद y आ जाए, 2y आ जाए, 3y आ जाए। सर एक तरह से, हाँ एक तरह से सर कांस्टेंट हाँ की तरह मान लें। हाँ, हाँ। ठीक है चलो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय। फिर ये तो लॉपिटल से कर लेंगे। ट्राई करिए।